हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आरजेएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ईडियम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरजेएस प्री एग्जाम जुलाई में जो आपका कंडक्ट होने जा रहा है और जिसमें इंग्लिश के काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम क्लियर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 ईडियम्स में आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। इनका आप रिवीजन करें बार बार, ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी और इन्हीं का जो रिवीजन है वो करेंगे तो चीजें आपकी डे बाय डे इजी होती जाएगी। तो चलिए फर्स्ट ईडियम हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। जो आपके टेस्ट सीरीज का एक स्केड्यूल मैंने जारी किया था, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं और आप भी अगर एनरोल होना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश नोटबुक को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज है वो कई सारे बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी रिवाइज कर दी है। यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो है वो मैंने 40 टेस्ट का स्केड्यूल रखा था, अब जो टेस्ट मैंने कर दिए 50। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टॉपिक वाइज है 3 टेस्ट ईच, यानी इंडिविजुअल टॉपिक पर भी 3 टेस्ट आपके, हर एक टॉपिक के ऊपर 3 3 टेस्ट रहेंगे और उसके बाद 23 टेस्ट आपके रहेंगे फुल लेंथ, जो एग्जाम के नेचर को टारगेट करते हुए एकदम एग्जाम वाले माहौल के अकॉर्डिंग आपको वहां पर मिलने वाले हैं। ये सिर्फ क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और आने वाले टाइम में इनका YouTube पर भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। और मीनवाइल आपको किसी तरह के कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन को लेकर इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझे उसका क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन ले सकते हैं या डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ईडियम है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम अ लाइव वायर। लाइव वायर जो वर्ड है यहाँ पर, एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग यहाँ आपसे पूछा गया है। लाइव वायर होता क्या? देखो ये एक तरह से एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। तार जो होता है उसमें होता है करंट, तो कोई व्यक्ति जिसके अंदर करंट हो, आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग ऐसी एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि इस आदमी के अंदर करंट है। तो लाइव वायर का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक हो। तो यहां पर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। Live wire is the person who is very energetic, who is very enthusiastic। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक द आइस। देखो ब्रेक द आइस जो है, आइस का जो रिलेशन, देखो ये भी एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। आइस, बर्फ, बर्फ शांत होती है, आपको पता है। यहां पर इसको कंपैरिजन किया हुआ है जब दो व्यक्ति बैठे हैं पास और दोनों चुप हैं, साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो खामोशी तोड़ते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो हम वहां पर एक्सप्रेशन यूज कर देते हैं ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी बातचीत की शुरुआत करना, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, शटर समथिंग, फॉल इनटू कोल्ड वाटर और अवॉइड पीपल। यहां पर ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है सोशल सेटिंग में बातचीत की शुरुआत करना। जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन में जो व्यक्ति बातचीत को करना स्टार्ट करता है, बातचीत की शुरुआत करता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सिचुएशन के लिए हम कहते हैं ब्रेक द आइस। खामोशी को तोड़ना, ब्रेक पीस या इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना, ब्रेक द आइस। उसके बाद हम बात करते हैं टू टर्न द टेबल मीन्स। टेबल को टर्न करने का मीनिंग यह है, अब सिंपल सी बात है, कोई भी टेबल पर अगर टॉक चल रही है तो एक व्यक्ति होगा जो उस टॉक को लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, और एक व्यक्ति जो पैसिव होगा जो सामने वाले उस सिचुएशन को सुन रहा है। सडनली ऐसी कोई बात हुई जिससे जो लीड करने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सबमिसिव हो गया और जो व्यक्ति सुन रहा था बात वो अब डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया। समय है, समय किसी का भी कभी भी आ सकता है। तो यहां पर टेबल का टर्न होने का मतलब है कि जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है, परिस्थितियां बदल चुकी है। तो यहां पर हम कहेंगे
टर्न द टेबल मीन्स टू चेंज द सिचुएशन टू वंस एडवांटेज। कोई सिचुएशन जो है वो पूरी चेंज हो चुकी है, हमारे एडवांटेज के अकॉर्डिंग आ चुकी है, हम जैसा चाहते हैं वैसी चीजें अब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो टर्न द टेबल मीन्स टू चेंज द सिचुएशन। यहां पर ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे प्रहार करना। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे बॉक्सिंग जो होती है तो उसमें हम सामने फेस पर स्ट्राइक करते हैं, फेस पर अटैक करते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई व्यक्ति जो फेस पर अटैक करने की जगह अगर वो फेस के नीचे यानी बेल्ट के नीचे उसके पांव पर उसकी कमर पर अटैक करे तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि वो अनफेयरली उस एक्टिविटी को कर रहा है। ठीक है, तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट करना, कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसी लड़ाई करना जो इलीगल हो, अनफेयर हो, जो वाजिब नहीं हो, तो हम कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। हम कह सकते हैं यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट टू फाइट लीगली, टू मेक एन अनफेयर अटैक। यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, टू मेक एन अनफेयर अटैक। ये होता है हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इस इडियम का करेक्ट मीनिंग बताओ। अ वाइल्ड गूज चेस, गूज बतख होती है, ऐसी बतख जो वाइल्ड है। आप लोग जानते हैं कि वाइल्ड जो शब्द होता है, वाइल्ड उस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जिनको हम अपने डोमेस्टिक यूज में नहीं रख सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं। तो वाइल्ड हमारे किसी काम की है नहीं। अब कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी गूज बतख को चेज कर रहा है जो वाइल्ड है, अगर वो उसको अचीव भी कर लेगा तो उसके किसी काम की रहने वाली है नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं अ वाइल्ड गूज चेज, अ हंटिंग ट्रिप, अ फुलिश एंड होपलेस सर्च, अ वॉक इन द फॉरेस्ट और अ फाइट पैटर्न ऑफ बर्ड्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, अ फुलिश एंड होपलेस सर्च। एक ऐसी चीज जो है जो एकदम होपलेस है, मतलब उसको अगर वो चीज अचीव भी वो कर लेगा तो भी उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जैसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा जैसे एक चल रहा है सिस्टम, दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, वहां पर वो क्या अचीव कर लेंगे टाइम देने के बाद भी, वो सब क्या है, अ वाइल्ड गूज चेज, उनको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वाइल्ड गूज चेज होता है हॉपलेस सर्च। इसके बाद हम बात करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। किसी बिल्ली को बैग से बाहर निकलने देना। अब ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। कोई बिल्ली अगर बैग के अंदर है, तब तक हिडन है, उसके अंदर क्या है हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जैसे बिल्ली को बाहर आने दिया तो सिचुएशन सिंपल सी बात हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो वो हो गई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिलीज अ पेट, टू रिवील अ सीक्रेट। सीक्रेट को जागर करना ये होता है टू रिवील अ सीक्रेट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कोई बात ऐसी है जो कोई व्यक्ति छिपा रहा है, जैसे मैं कहूं कि नहीं नहीं आने दो, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, इस बात को सबके सामने आने दो, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी चीज को रिवील करना, डिस्क्लोज करना, प्रकट करना, वो होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब देखो एक सिंपल सी बात है, कोई चीज बहुत छोटी सी है तो छोटी सी बात का बहुत पहाड़ जैसा इशू बना देना, वो होता है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। कई बार हम कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना देना, राई का पहाड़ हिंदी में बोलते हैं, राई का पहाड़ बना देना मतलब छोटी सी बात, उस छोटी सी बात का हमने बतंगड़ बना दिया। ऐसा इशू जिसका पर बात करना भी सेंसलेस था, लेकिन हमने माहौल इतना खराब कर दिया कि बात बिगड़ गई, चीजें बहुत नेगेटिव हो गई, चीजें बहुत खराब हो गई। तो हम वहां पर क्या कहते हैं, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो चार ऑप्शन देखें यहां पर, फर्स्ट है टू क्लाइम माउंटेन्स, पहाड़ पर चढ़ना, टू इमेजिन थिंग्स, कल्पनाएं करना, टू एग्जैजरेट अ स्मॉल इशू,
किसी छोटी सी बात का इशू को एग्जैजरेट करना, या टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल हो। तो साथियों यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, टू एग्जैजरेट अ स्मॉल इशू। कोई बात ऐसी जो बहुत ही छोटी सी है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, वो होता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। ही टेक्स लीव, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। वो छुट्टी तो लेता है लेकिन कब लेता है? वंस इन अ ब्लू मून। देखो ब्लू मून का वैसे मैं मीनिंग समझा देता हूं। ब्लू मून वैसे मून का कलर कभी ब्लू होता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर एक महीने के अंदर 2 बार पूर्णिमा आ जाए, मतलब जैसे इस मंथ की शुरुआत में पूर्णिमा आ गई, उसके 15 दिन बाद में अमावस्या, और उसके बाद वापस पूर्णिमा आ गई, तो ऐसी जो सिचुएशन बनती है वो होती है वंस इन अ ब्लू मून। ये होता है बहुत ही रेयर, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, तो हम उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। ही कम्स हियर, वो यहां पर आता तो है, ही कम्स हियर, वो यहां पर आता तो है, बट वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही रेयरली वो यहां पर आता है। तो हम यहां पर कह चुके हैं वंस इन अ ब्लू मून, ही कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत ही रेयरली वो यहां पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो, टू स्मेल अ रैट, जैसे कहा जाता है कि जहां पर चूहे होते हैं, रैट्स, वहां पर कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस रहते हैं। आपके घर में अगर चूहा है तो ऑब्वियसली वो चीजों को खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, बीमारियां लेकर आएगा। तो अगर आप चूहे को स्मेल आपको आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ चीज खराब हो सकती है। तो स्मेल और रेड का मीनिंग होता है किसी चीज की शंका होना, किसी चीज का डाउट होना। यहाँ पर टू स्मेल फॉल, टू सी अ रैट, टू चेज अ रैट, टू बी सस्पिशियस, यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकती है, स्मेल फॉल नहीं, टू बी सस्पिशियस, किसी चीज की आशंका होना कि ऐसा हो सकता है, किसी चीज की स्मेल आ रही है तो आपको डाउट हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो स्मेल रेड का मीनिंग होता है टू बी सस्पिशियस, सस्पिशियस का मीनिंग होता है किसी चीज की आशंका होना। ठीक है, आ जाओ। द गिफ्ट ऑफ द गैप, किसी गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप जो है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, गिफ्ट ऑफ द बैग, कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ज्यादा चतुर हो, चालाक हो, बोलना बहुत एक्सपर्ट हो, हमारे मोदी जी की तरह, जो ऐसी सी बात कर करके लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। सारे पॉलिटिशियन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन पॉलिटिशियंस के साथ पास ये गिफ्ट ऑफ द गैप होता है। वो क्या करते हैं कि ऐसी सी बातें कर करके लोगों के मन को रिझा लेते हैं, तो वो होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट्स फ्रॉम मेनी पीपल, अ लॉट ऑफ मनी, टैलेंट फॉर स्पीकिंग और अ गुड मेमोरी। तो अभी हमने बात की थी कि जो स्पीकिंग के लिए जो टैलेंट होता है वो होता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। आप कैसे कह सकते हैं, जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा हैज अ गिफ्ट ऑफ द गैप, क्योंकि बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, उसको जोक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्पॉन्टेनियसली वो जोक्स क्रिएट कर देता है, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मीनिंग हुआ ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ज्यादा चतुर हो, बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रेड लेटर डे, लाल पत्र। हो सकता है कुछ लोग इसको लव लेटर से रिलेट कर लें, लेकिन रेड लेटर डे जो होता है वो होता है कि ऐसा दिन, ऐसा दिन जो आपकी जिंदगी का बहुत खास हो, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन हो। हमारी लाइफ के अंदर कुछ दिन ऐसे होते हैं, हमारे लाइफ में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा लाइफ टाइम, जिनको हम लोग याद करते हैं, उनको रेड लेटर डे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, किसी की जिंदगी में डेंजरस डे, खतरनाक दिन। अ सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, किसी की जिंदगी का दुख भरा दिन। एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, किसी की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट डे। बिल्कुल, यह इसका आंसर होगा। हमारी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन दिन जो होता है उसको रेड लेटर डे कहा जाता है। रेड लेटर डे होता है एन इंपॉर्टेंट डे और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। माई बर्थडे इज अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ। ठीक है, जिस दिन आप आरजेएस का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, आप जज बन जाएंगे, दैट वुड बी द रेड लेटर डे इन योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, टू कॉल इट अ डे। जब आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, जैसे दिन खत्म होता है, दिन कंप्लीट होता है,
दिन की समाप्ति पर जो आप जो कहते हैं दिन जब पूरा हो जाता है उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। आज का दिन पूरा हुआ, काम जो आपने बिखेर रखा था उसको आप समेट रहे हो, उसको बोलते हैं कंक्लूड अ डे। टू कंक्लूड द प्रोसेसिंग, जैसे आप फाइल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे 6 बजे घर जाने का टाइम हुआ तो उससे थोड़ी देर पहले आपने चीजों को समेटना स्टार्ट कर दिया, वो होता है कॉल इट अ डे। तो आप कह सकते हैं कि 6 बज चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। 6 बज चुके हैं तो अब इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, टू गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई गलती कर ले, अब गलती करेगा तो पनिशमेंट तो उसको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन गलती करने के बाद भी वो सजा से बच जाए, पनिशमेंट से बच जाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री। कोई व्यक्ति जुर्म, कोई क्राइम कर ले, क्राइम करने के बाद उस पर वो क्राइम साबित ना हो पाए तो बिना सजा भुगते वो वहां से निकल जाए, तो वो जो सिचुएशन बन जाती है उसी को कहा जाता है गो स्कॉट फ्री। तो टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड नहीं, टू गेट समथिंग फ्री नहीं, टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना पनिशमेंट के आजादी। बिना पनिशमेंट के आजादी, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको कोई गलती आपने की है फिर भी आपको सजा नहीं मिली, उसको बोलते हैं टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट। अस्वान सॉन्ग, ऐसा माना जाता है कि जो स्वान, बतख जो होती है, हंस है ना, वो जब मरता है, ठीक है, हंस जो है वो लव का एक सिंबल है। जो आपने देखा होगा जो हार्ट का जो शेप आता है वो दो स्वान्स जो होते हैं, दो हंसों का जो जोड़ा होता है, उनका बीच का जो दोनों के जो मुंह जो होते हैं, इनके बीच का गर्दन के शेप जो बीच में जो शेप बनता है वो होता है हार्ट का शेप। तो लव का सिंबल है जो है एक तरह से ये जो स्वान, जब कोई स्वान मरता है तो मरते वक्त वो अपने प्रेमिका के लिए एक सॉन्ग गाता है, ऐसा मिथोलॉजी में माना जाता है। उसका जो वो सॉन्ग है वो बहुत ही ज्यादा मेलोडियस होता है, बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है, बहुत ही ज्यादा मधुर होता है, तो उस सॉन्ग को कहते हैं स्वान सॉन्ग। तो मेलोडियस सॉन्ग, बिल्कुल ये इसका जो है आंसर होगा अ मेलोडियस सॉन्ग। तो देखो डिसहार्मोनियस डिस्प्ले नहीं हो सकता, डिसहार्मोनियस का मतलब जो बैड हो, अनप्लेजेंट हो। अटरेंस स्टेटमेंट्स मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट, ठीक है, नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी हमने गलत ले लिया, ठीक है। अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट, अब मैंने क्या कहा था, जब वो मरता है मरने से पहले वो मधुर एक सॉन्ग आता है, तो फेयरवेल स्पीच को बोलते हैं स्वान सॉन्ग, इसका भी आंसर सी होगा। फेयरवेल स्पीच का मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति मरने से पहले, जब वो मरने वाला है, मरने से पहले वो अपने फैमिली वालों से बात कर रहा है, या कोई व्यक्ति जब रिटायर हो रहा है फेयरवेल स्पीच देकर जा रहा है, उसको बोलते हैं स्वान स्वान सॉन्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जॉब करते करते अपने पोस्ट से रिटायर हो गया, रिटायर होने पर वो अपने सारे कॉलीग्स को जो स्पीच देके जाएगा उसी को बोलते हैं स्वान सॉन्ग। तो ऑप्शन हो गया सी। टू बरी द हैशेट, हैशेट का मीनिंग एक्स होता है, हैशेट एक्स के लिए आता है। दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो एक्स कुल्हाड़ी उठाकर वो आपस में एक दूसरे को मर्डर करने के लिए, मारने के लिए भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए तो उनको पता चला अरे तू तो करण है, करण को पता चला तू तो अर्जुन है, हमारा पिछले जन्म का नाता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये चीज उनको रियलाइज होती है। तो जैसे ही उनको ये रियलाइज हुई तो दोनों ने हैशेट को जमीन में गाड़ दिया। क्या कर दिया? बैरी द हैशेट। तो जैसे ही जमीन में हैशेट गाड़ दिया तो दोनों के बीच की दुश्मनी क्या हो गई? खत्म। तो बैरी द हैशेट जो होता है उसका मीनिंग होता है कोई लड़ाई, कोई झगड़ा जो है उसको आपने खत्म कर दिया, बंद कर दिया, उसको बोलते हैं बैरी द हैशेट। टू हैव फाउंड अ ट्रेजर, टू मेक पीस, टू परचेज समथिंग विदाउट डिस्क्रिशन, टू एक्ट इन अ सस्पिशियस मैनर, ये होता है बी आंसर, टू मेक पीस, लड़ाई झगड़ा खत्म करना। जब बचपन में हम कहते थे ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं बैरी द हैशेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। मदर विट, मदर जो होती है माता जी, माता जी अपने वेट, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है। आप देखो कि जब आप खाना आप बनाते हैं या घर का कोई दूसरा मेंबर बनाता है, और जब मदर खाना बनाती है तो कितनी छोटी छोटी चीजों की केयर करते हुए, कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए मदर जो है वो खाना बनाती है।
क्योंकि मदर के अंदर कॉमन सेंस होता है। मदर विट का मतलब ऐसी विट जो माता जी के जैसा हो, उसको कॉमन सेंस कहते हैं। जो माता जी छोटी छोटी चीजों की केयर करते हैं। आपकी मदर के पास आपकी हर समस्या का समाधान है, चाहे वो किचन में पड़े हुए सामान से आपको हेल्प करे, चाहे झाड़ू से हेल्प करे, चाहे बेलन से हेल्प करे, आपकी माता जी के पास हर समस्या का समाधान है। उसी को कहा जाता है मदर विट, कॉमन सेंस। नेक्स्ट आ गया एक्यूलीज हील। एक्यूलीज हील, हील जो होता है वो एडी के लिए आता है। आप सभी लोग जानते हैं हील एडी के लिए आता है। एक्यूलीज एक ग्रीक वॉरियर है। जब उसको मारने के लिए बात की गई थी, वो किसी भी कीमत पर मर ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसकी एड़ी पर प्रहार किया गया, एड़ी पर स्ट्राइक किया गया, वो मर गया। क्योंकि उसकी एड़ी, उसका पैर जो है वो उसका वीक पॉइंट था। तो वहां से इडियम बना दिया, जब भी कोई ऐसी चीज हमारे लिए हमारा वीक पॉइंट हो, वो हमारे लिए एक्यूलीज हील होता है। सर इंग्लिश मेरा क्या है? एक्यूलीज हील। तो वीक पॉइंट यहां पर होगा। तो वंस वल्नरेबल और ससेप्टिबल स्पॉट, यहां पर जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वल्नरेबल का मतलब होता है जो किसी का वीक पॉइंट होता है, ठीक है, कमजोर। वल्नरेबल का मतलब कमजोर होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया टू ड्रॉ अ लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं। लाइन ड्रॉ कर दी कि इस लाइन के तुम इस पार नहीं आ सकते। तो लाइन ड्रॉ कर दी मतलब हमने सीमाएं तय कर दी। टू फिक्स अ लिमिट, हमने लिमिट तय कर दी कि इस लाइन के इस पार तुम नहीं आ सकते, इस लाइन के उस पार मैं नहीं आ सकता। तो हमने क्या कर दिया? हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लिमिट तय कर दी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एट द 11th आवर। घड़ी के अंदर होते हैं 12 डिजिट, 12 होते हैं। 12 तो लास्ट है, 11 सेकंड लास्ट है। तो 11 जो है एट द 11th आवर, वो ऑलमोस्ट अंतिम समय होता है। देखो 12 पे तो खत्म ही हो गया, 11 जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट वाला मोमेंट आ गया। तो एट द 11th आवर होता है एट द लास्ट मोमेंट। क्या हो गया? एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय, ठीक है। तो 11th आवर हो गया लास्ट मोमेंट। जैसे किसी व्यक्ति का आप वेट कर रहे हैं, वो आया नहीं, लेकिन ही टर्न्ड अप एट द 11th आवर। लास्ट मोमेंट पर क्या हो गया? वो अपीयर हो गया, वो उपस्थित हो गया। उसी को हमने बोल दिया एट द 11th आवर। उसके बाद अ डैम स्क्विब। डैम होता है गीला, स्क्विब होता है पटाखे को स्क्विब कहते हैं। कोई ऐसा पटाखा जो गीला हो चुका है, अगर गीले पटाखे को आप जलाएंगे तो भी जलने वाला है नहीं, वो नहीं फटेगा, वो पूरी तरीके से क्या है? बेकार है। उसी को कहा जाता है डैम स्क्विब, कंप्लीट फेलियर जिसको कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यहां पर भी हो गया। क्या हो गया? बी। एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति मार्जिन से फेल होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत बड़े मार्जिन से फेल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अ डैम स्क्विब, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 21 पे आता है टू फीदर वंस नेस्ट। आज आपने देखा होगा आर्मी में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसको एक मेडल पहना दिया जाता है। आर्मी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडल्स उन पर लटके हुए होते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, पुराने जमाने के अंदर मेडल्स की जगह उनका जो क्राउन होता था उसके अंदर फीदर्स लगा दी जाती थी, पंख लगा दिए जाते थे। तो वहां से ही इंग्लिश में ये इडियम बन गया टू फीदर वंस नेस्ट, यानी किसी व्यक्ति के जो अचीवमेंट है उसके अंदर एक और उपलब्धि, अचीवमेंट डाल देना, उसी को कहा जाता है फीदर वंस नेस्ट। तो हम कह सकते हैं टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, नन ऑफ दीज। तो हम कह सकते हैं, देखो, ओ सॉरी, वो होता है, ये गलत कर दिया, फीदर वंस नेस्ट नहीं, वो होता है फीदर इन वंस, वो अलग होता है। वो यहां पर क्या हुआ, हमने इसका मीनिंग देखा, देखो, फीदर वंस नेस्ट, अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को भर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा लिए जा रहा है, अपना फायदा किए जा रहा है, ठीक है। उसको हम कहते हैं टू प्रॉफिट इन एन डिसऑनेस्ट वे, ये आंसर रहेगा। वो जो होता है वो भी फीदर से जुड़ा, अभी जो मैंने गलती से बता दिया था, वो होता है कि अनदर फीदर इन वंस अचीवमेंट, तो वो फीदर अलग होता है, ठीक है। यहां पर फीदर जो थी वो प्रॉफिट इन एन डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो होता है फीदर इन वंस नेस्ट, ठीक है। फिर यहां पर आ गया
ऑफ एंड ऑन, ऑफ बंद हो गया, ऑन चालू हो गया, ऑफ बंद ऑन स्टार्ट। तो कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू, इरेगुलरली बोल सकते हैं। तो रिपीटेडली, ऑलवेज, ओकेजनली, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। जो काम कभी कभी होता है, रुक रुक के होता है, ओकेजनली होता है, उसी को कहा जाता है ऑफ एंड ऑन। ठीक है, उसके बाद आ गया सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडीज पाम। किसी की पाम को ग्रीस देना मतलब वो काम आसानी से हो जाए। गाड़ी में ग्रीस देने से गाड़ी का फंक्शन अच्छा होता है, लेकिन हाथ में पाम में ग्रीस लगाने से यानी पैसा देने से, भाई हमारे पाम पाम में ग्रीस लगाने का मतलब है कोई काम हम जो करवा रहे वो काम तरीके से हो जाए, तो वो होता है ग्रीस एनीबडीज पाम। मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, किसी को ब्राइबरी देना, वो होता है यहाँ पर ग्रीस एनीबडीज पाम। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट, रोशनी में लाना, लाइट में लाना, किसी चीज को जो हिडन है उसको जागर करना, वो होता है टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील। रिवील यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। रोशनी में लेने का मतलब है कि उसको हमने उजागर कर दिया, उसको हमने पब्लिक के सामने ले आए। ठीक है, और लास्ट इडियम आज के लिए देखो, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, फेंस जो होती है छोटी दीवार को फेंस बोलते हैं। अब कोई व्यक्ति फेंस के ऊपर बैठा है, उसको कंफ्यूजन हो रही है कि लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं, वो सिचुएशन सिट ऑन द फेंस होती है। मतलब कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, टू इंसल्ट अ स्पीकर, टू रिलैक्स व्हाइल अदर स्पीक, और टू एग्री विद एवरीवन। तो यहां पर हो जाएगा टू अवॉइड टेकिंग साइड, किसी एक व्यक्ति का साइड लेना बंद कर देना, सिट ऑन द फेंस होता है। जब कोई व्यक्ति अनसर्टन वाली सिचुएशन में, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस व्यक्ति का साइड लूं, वही तो होता है कंफ्यूजन वाली स्थिति, तो वो ना इसका साइड लेगा ना इसका साइड लेगा, वो हो जाता है सिट ऑन द फेंस। तो ये 25 इडियम्स थी, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और भी क्लासेस जो है इडियम्स बेस्ड रहेगी, जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देने जाऊंगा कि यहाँ पर हमारा जो आरजेस प्री और मेंस को टारगेट करके हमने जो बैच स्टार्ट कर रखा है, वो बैच चल रहा है, काफी सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन करें, आप भी जुड़े और अपने सफलता की गारंटी को अश्योर करें। बहुत कुछ तरीके से, बहुत बेसिक से हम यहाँ पर सीख रहे हैं, जिसमें प्री का बैच भी अलग है, फाउंडेशन का बैच भी अलग है। और यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो कि इन बैचेस में क्या क्या रहेगा, तो ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों को सारी चीज क्लियर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं, रेगुलर इन क्लासेस का बेनिफिट लें। बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ हम फ्यूचर में करने वाले हैं। जय हिंद।